हेलो स्टूडेंट्स, फ्लूइड जब मूव करता है, लिक्विड जब मूव करता है, देखा आपने किस तरीके से फ्लो करता है। तो कई बार तो हमें इतना स्मूथ फ्लो नज़र आता है और कई बार हमें बड़ा ही जिग जैग फ्लो नज़र आता है। तो आज यही टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि फ्लूइड के फ्लो को हम लोग कैसे कैटेगराइज कर पाएंगे। Flow of fluid is to be categorized in two ways. One is called as steady flow and second is that is zigzag flow. Zigzag flow. टेक्निकल लैंग्वेज में इनको ये कहते हैं कि स्टेडी फ्लो इज आल्सो नोन एज लेमिनार फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन और स्मूथ फ्लो, स्मूथ फ्लो, लेमिनार फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, और इसको कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। कई बार आपने देखा हो कि टैप जो है वो वाटर कूलर का टैप जो है वो थोड़ा सा खुला रह जाता है तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर स्ट्रीम नज़र आती है। इस तरह से ये सिचुएशन, ये टैप है और यहाँ से बड़ा ही स्मूथ फ्लो निकल रहा है, लेकिन जैसे ही नीचे आता है ये यहाँ पे ये ऐसे हो जाता है। एक्चुअली जैसे जैसे नीचे आ रहा है इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ वेलोसिटी हाई है और यहाँ वेलोसिटी कम है। ये वाला फ्लो जो है बिल्कुल स्लो है तो स्मूथ फ्लो है और आगे जाके यहाँ पे ये टर्बुलेंट फ्लो हो गया। तो स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट और एग्जांपल देखें। वैसे स्ट्रीमलाइन को डिफाइन कैसे करते हैं? स्ट्रीमलाइन होता है पाथ। एक फ्लूइड जो है आपने देखा कि इस तरह से एक ट्यूब के अंदर फ्लो हो रहा है, तो मैं 3 पॉइंट ले लेता हूं, एक ए, एक बी, एक सी। ए पॉइंट पे वेलोसिटी फ्लूइड की इस तरफ है वी ए, यहाँ पे वी बी और यहाँ पे वी सी। अब ए वाला पॉइंट जब बी पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी वी ए से बदल के वी बी हो जाती है अगर, और Vb वाला यहाँ पे आता है तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे Vc हो जाती है। यानी जब भी आप A पॉइंट को देखते हो तो फ्लूइड जो भी यहाँ से पास कर गया है या और आने वाला है, यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी हमेशा यही रहती है Va, और यहाँ पे वेलोसिटी Vb रहती है और यहाँ पे Vc रहती है। यानी अगर हम लोग इसको देखें तो इसकी वेलोसिटी जो है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो इतनी ही है जितनी इसकी प्रीडिसर यानी जो इसको पास करके गया है, यानी ये पॉइंट गया है, और जो इसका सक्सेसर यानी जो आने वाला है। तो अगर किसी पॉइंट पे फ्लूइड की वेलोसिटी सेम रहती है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड रिमेन्स सेम एट ए पॉइंट एज इट्स प्रीडिसर्स एंड सक्सेसर विल हैव एट द सेम पॉइंट। प्रीडिसर जो पहले गया है और सक्सेसर जो आने वाला है। तो मान लो बी पॉइंट पे ये ए आता है तो भी इसकी वेलोसिटी बदल जाती है, और जो सी इसको क्रॉस करके गया है तो ये जो सी है ये जब बी पे था तो इसकी वेलोसिटी वी बी थी। तो अगर ऐसा होता है तो इसको स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं, स्मूथ फ्लो कहते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। और इस तरह से बहुत सारे स्ट्रीमलाइन एक्चुअली पाथ होता है, ये स्ट्रीमलाइन है। ऐसे और कुछ पाथ बना दें तो इसको हम लोग कह देते हैं बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइंस। बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइन दैट इज कॉल्ड एज ट्यूब ऑफ फ्लो। दिस इज कॉल्ड एज ट्यूब ऑफ फ्लो। ट्यूब ऑफ फ्लो होता है बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइंस, ठीक है। जैसे ये बहुत सारी स्ट्रीमलाइंस हैं, ये स्ट्रीमलाइंस आपस में क्रॉस नहीं करती हैं, तो ये स्मूथ फ्लो है। और एग्जाम्पल सुने, घर में हम लोग जैसे धूप अगरबत्ती करते हैं तो ये इस तरह से ये धूप ये जल रही, तो इसमें बड़ा ही स्मूथ फ्लो होता है। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाता है ये इस तरह से फैल जाती है
स्मोक इसकी, ये कैसा फ्लो हो जाता है? टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। तो स्ट्रीमलाइन स्मूथ फ्लो, लेमिनार फ्लो, स्टेडी फ्लो, और टर्बुलेंट जो जिग जैग फ्लो है। ठीक है, तो अब वैसे तो बहुत डिफ़िकल्ट है ये क्राइटेरिया हम लोगों को बनाना कि कब स्मूथ फ्लो होगा, कब टर्बुलेंट होगा, लेकिन एक फिजिसिस्ट ने ये काम किया। उसने इन दोनों को एक चीज़ से, एक फिजिकल क्वांटिटी से कैटेगराइज किया, और वो पर्सन था रिनोल्ड। उसने एक नंबर दिया, रिनोल्ड नंबर। रिनोल्ड नंबर क्या है? एक डायमेंशनलेस नंबर है। इसको मैं लिख रहा हूं NR से। रिनोल्ड नंबर क्या है? एक डायमेंशनलेस नंबर है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, और इसकी अगर एक वैल्यू फिक्स वैल्यू से कम है तो वो फ्लो स्मूथ फ्लो होगा, और एक वैल्यू से ज़्यादा है तो वो टर्बुलेंट फ्लो होगा, ऐसा उसने बताया हमें। तो रिनोल्ड नंबर क्या है कि जब भी लिक्विड एक ट्यूब में से फ्लो होता है, मान लो इस तरह से एक ट्यूब है, इसमें से लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो अगर इसकी वेलोसिटी एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम है तो फ्लो स्मूथ होगा। इसका डायमीटर जो है वो है d, इसमें जो फ्लूइड मूव कर रहा है उसकी विस्कोसिटी है ईटा, उसकी डेंसिटी है रो, और जिस स्पीड से वो जा रहा है वो है v। तो रिनोल्ड नंबर ये है, रिनोल्ड नंबर इज टू बी रिटन एज रो वी डी ओवर ईटा। इस फॉर्मूले को डिराइव नहीं करना हमने, ठीक है, मेमोराइज करना है आपने। रो वी डी ओवर ईटा, रो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, वी इज द वेलोसिटी और डी इज द डायमीटर, ईटा इज द विस्कोसिटी। तो चेक करोगे तो आप डायमेंशनली चेक कर सकते हो कि ये इसकी राइट साइड की कोई डायमेंशन नहीं है। और रिनोल्ड नंबर जो है, ये रिनोल्ड नंबर देखो, रो फिक्स है, ईटा फिक्स है, डी फिक्स है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी रिनोल्ड नंबर बढ़ेगा, और रिनोल्ड नंबर अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा होगा तो ये टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, और अगर उस वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम होगा तो स्मूथ फ्लो होगा। तो क्या है वो वैल्यूज़? वो वैल्यू हैं कि इफ़ NR इज लेस देन 2000, अगर रिनोल्ड नंबर 2000 से कम है देन फ्लो इज स्मूथ और स्ट्रीमलाइन, एंड इफ NR इज ग्रेटर देन 3000 देन फ्लो इज जिग जैग और टर्बुलेंट। तो रिनोल्ड नंबर की वैल्यू अगर 2000 से कम है तो फ्लो स्मूथ होगा, स्टेडी होगा, स्ट्रीमलाइन होगा, और अगर फ्लो जो है वो अगर 3000 से ज़्यादा है तो वो फ्लो जो होगा वो टर्बुलेंट होगा, जिग जैग होगा। ठीक है ना? तो आप यही सोच रहे हो ना कि बीच में होगा तो क्या होगा? अगर NR जो है 2000 से 3000 के बीच में है तो क्या होगा? तो फ्लो अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल का मतलब कभी वो स्मूथ होगा, कभी वो टर्बुलेंट होगा। तो इस तरह से रिनोल्ड ने ये कैटेगराइज किया। रिनोल्ड के पेन भी आते हैं ना, तो वो इसीलिए नाम रखा हुआ है कंपनी ने कि मार्केटिंग वर्ड बन गया है रिनोल्ड, कि उससे आप स्मूथ फ्लो भी लिख सकते हो और टर्बुलेंट फ्लो भी लिख सकते हो। मीडिया के लिए एक फ्रेज यूज़ करते हैं, प्रिंट मीडिया के लिए, न्यूज़पेपर वालों के लिए, कि पेन इज़ माइटर देन ए स्वॉर्ड। एक पेन की धार तलवार की धार से तेज होती है। तो न्यूज़पेपर वाले जो हैं किसी भी पर्सनालिटी का कचरा भी कर सकते हैं और उसको चढ़ा भी सकते हैं। तो ये था रिनोल्ड नंबर, और जिस वेलोसिटी पे ये टर्बुलेंट फ्लो होता है उस वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। यानी जब NR आपने 3000 लिया है ना, रिनोल्ड नंबर जब 3000 लिया है आपने, तो उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो टर्बुलेंट वाली, वो क्रिटिकल वेलोसिटी होगी।
ठीक है। अब जैसे आइडियल फ्लूइड जो होता है, आइडियल फ्लूइड इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड। हमने जैसे पास्कल लॉ में बात की थी, फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल, जिसको कंप्रेस नहीं कर सके। तो फ्लूइड कैसा होना चाहिए? हालांकि कोई फ्लूइड आइडियल फ्लूइड नहीं होता, लेकिन ऑलमोस्ट आइडियल फ्लूइड हम लोग अचीव कर सकते हैं। इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस यानी विस्कोसिटी नहीं हो। विस्कोसिटी एक तरह से फ्रिक्शन ही तो है। देखो अगर विस्कोसिटी नहीं है ना, तो फ्लूइड जो है जब मूव करता है तो उसका वेलोसिटी प्रोफाइल ऐसा होता है, यानी सारे पॉइंट सेम वेलोसिटी से यूं जा रहे हैं। और जो विस्कस होगा वो क्या होगा, यहाँ वेलोसिटी 0, यहाँ 0, सेंटर पे ज़्यादा, उसका वेलोसिटी प्रोफाइल ऐसे होगा, सेंटर पे ज़्यादा और साइड में कम, जैसे विस्कोसिटी वाले में हमने डिस्कस किया था। तो आइडियल फ्लूइड ये ले रहे हैं हम लोग। और सब जगह से डेंसिटी उसकी सेम होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस फ्लूइड जो है वो होमोजीनियस होना चाहिए, यानी सब जगह उसकी डेंसिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है। और होता है आइसोट्रोपिक फ्लूइड जो है, आइडियल फ्लूइड आइसोट्रोपिक होता है। आइसो का मतलब सेम, ट्रोपिक का मतलब डायरेक्शन। इसका मतलब हर तरफ से उसकी प्रॉपर्टी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज वो सेम होनी चाहिए। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का मतलब उसको आप किसी भी साइड से व्यू करते हो तो वो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो एक बीकर के अंदर आपने एक लिक्विड लिया, इस लिक्विड का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर कर रहे हो, आपने इस साइड से कोई एक्सपेरिमेंट किया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ आया, बैक साइड से करते हो तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही आना चाहिए। इस तरफ से राइट साइड से, लेफ्ट साइड से इसको आप 30 डिग्री घुमाकर फिर एक्सपेरिमेंट करें, यानी हर तरफ से इसकी प्रॉपर्टी जो है वो सेम होनी चाहिए। तो इसको समझाने के लिए ना कई बार एक मॉडल यूज़ करते हैं आइसोट्रोपिक को, कि आपके सामने एक क्यूब घूम रहा है, एक क्यूब आपके सामने घूम रहा है, तो वो कैसा है, वो एन आइसोट्रोपिक है, क्योंकि कभी फेस फ्लैट सरफेस सामने आ गई, कभी एज सामने आ गई। लेकिन अगर आपके सामने एक स्फीयर घूम रहा है तो वो हर तरफ से आपको एक जैसा ही नज़र आएगा। तो स्फीयर की स्ट्रक्चर जो है वो आइसोट्रोपिक समझाने के लिए होता है। तो यहाँ पे मतलब है कि डायरेक्शनल प्रॉपर्टी सेम हो। और एक और प्रॉपर्टी लिख रहे हैं इररोटेशनल। इररोटेशनल का मतलब ये है कि फ्लूइड जो अगर मूव कर रहा है तो बीच में ऐसे घूमे नहीं। जैसे फ्लूइड ऐसे यूं मूव कर रहा है, आपने बीच में अगर एक स्टिक लगा दी तो यहाँ से ये यूं घूम जाएगा, जैसे ऐसे घूम जाएंगे, तो ये रोटेशनल हो गया। यानी बीच में फ्लूइड की कोई मोशन ऐसी नहीं होनी चाहिए घूमते हुए कि रोटेशनल मोशन। पानी गिर रहा है, आपने बीच में अपनी फिंगर अटका दी तो वो यूं घूम गया, तो वो इरोटेशनल हो जाता है। तो हम लोग ये कंडीशन ले रहे हैं कि आइडियल फ्लूइड जो है वो होता है जिसमें ये पांचों प्रॉपर्टीज हों, और जो फ्लो हो वो स्मूथ हो। फ्लो कैसा हो? स्मूथ, यानी स्ट्रीमलाइन। तो हम लोग आइडियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फ्लूइड को स्टडी करें तो जब भी आइडियल फ्लूइड बोला जाए ना, तो याद रखना ये 5 प्रॉपर्टी कौन कौन सी? इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस, होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक, इरोटेशनल। और जब फ्लो की बात कर रहे हैं तो फ्लो में ये स्मूथ फ्लो है, तो ऑल्दो इरोटेशनल इसी में ही आ जाता है, लेकिन फिर भी कई बार सेपरेट लिख देते हैं। ठीक है। एक्चुअली एक टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, उसके लिए मैंने आइडियल फ्लूइड वर्ड बताया। आइडियल फ्लूइड एक कंप्रिहेंसिव वर्ड है, हैवी वर्ड है आइडियल फ्लूइड। तो जब भी आइडियल फ्लूइड बोला जाए तो याद रखना ये 5 प्रॉपर्टी। और अब बात कर रहे हैं टोटल एनर्जी ऑफ फ्लूइड। एनर्जी ऑफ फ्लूइड, एनर्जी ऑफ ए फ्लूइड। एक फ्लूइड की जो एनर्जी है
कितने तरीके की एनर्जी हो सकती है फ्लूइड की, सोच के देखो। क्या फ्लूइड सॉलिड की तरह यूज कर सकता है? यूज कर सकते हैं उसको। फ्लूइड मूव करता है ना, करता है, तो फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी होगी, यस। उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी एनर्जी ड्यू टू मोशन, एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ फ्लूइड, एंड दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर एम मास का फ्लूइड वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। चलो, अगर फ्लूइड जो है एक हाइट पे भी हम लोग ले जा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एक बॉडी को लेके जाते हैं तो mgh उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज ड्यू टू पोजीशन, कितनी, mgh। तो ये तो मैकेनिकल एनर्जी हो गई, इसीलिए मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जैसे सॉलिड की बात करते हैं कि एक सॉलिड h हाइट पे पड़ा है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, अगर वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है। तो ये दो एनर्जी तो हो गई। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस वन मोर टाइप ऑफ एनर्जी फ्लूइड पोजेसेस, जो सॉलिड के लिए नहीं लिखते हम, दैट इज प्रेशर एनर्जी। दिस इज एनर्जी ड्यू टू प्रेशर, प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। और ये कितना होता है इसको देखना चाहते हैं, ये कितना है। तो प्रेशर एनर्जी, फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी होती है। इसको समझने के लिए देखो, मान लो एक कंटेनर है, इस तरह से दो सिमिलर कंटेनर लिए, इसके अंदर मैंने एक ब्लॉक जो है वो ऐसे रखा, एक ऐसा ब्लॉक जो बिल्कुल इसमें पूरा पूरा फिट आ गया, वुडन ब्लॉक मान लो या कोई मेटल का ब्लॉक मान लो, पूरा पूरा फिट आ गया। और इतना ही मैंने कोई लिक्विड भर दिया, अब जैसे अगर इसको किसी हाइट पे रखा हुआ है, नीचे का बॉटम हटा दें तो ये नीचे गिरेगा, इसको हटा दें तो ये भी नीचे गिरेगा, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ग्राउंड यहाँ पे है, मान लो इसको होल्ड किया हुआ है। तो लेकिन अगर मैं इसकी साइड वॉल को तोड़ दूं, कहीं से थोड़ा सा तोड़ दूं या पूरी इसकी ये साइड वॉल तोड़ दूं, तो क्या होगा? क्या ये सॉलिड इधर आके गिरेगा? नहीं ना। तो जैसे यहाँ पे अगर एक वॉल है, एक वॉल है और उस वॉल के साथ सॉलिड ऐसे खड़ा होता है, ऐसे, यानी उसमें इस तरफ कोई भी पुश नहीं कर रहा होता, ऐसे पुश नहीं कर रहा होता। लेकिन लिक्विड जो है वो कंटेनर में बड़े हक से खड़ा होता है। यहाँ से अगर इसको हम तोड़ दें तो ये लिक्विड जो है वो बाहर आ जाएगा। इसका मतलब ये लिक्विड साइड वॉल पे भी ऐसे धक्का लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। यानी यहाँ पे एक वॉल है तो ये ऐसे खड़ा होता है। अब अगर आप ये वॉल हटा दोगे तो क्या होगा? ये इस तरह से गिरेगा। इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा है कि जैसे ही आपने इस वॉल को हटाया, ये लिक्विड तो चल पड़ा, तो इसमें कौन सी एनर्जी आ गई? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो एनर्जी जो है वो कहाँ से आई? कोई एनर्जी तो थी ना जो चेंज हुई है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसमें तो नहीं थी ऐसी कोई एनर्जी। इसको हमने वॉल को हटाया तो ये तो ऐसे नहीं गिरा ना, ये तो ऐसे आया। तो इसकी तो काइनेटिक नहीं बनी, इसकी काइनेटिक बन गई। तो किसी एनर्जी, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी थी, और वही एनर्जी इस लिक्विड की प्रेशर एनर्जी है। ठीक है ना। तो अब प्रेशर एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है वो हमें नहीं पता, उसको हम लोग देखना चाहते हैं। देखो, मान लो ये कंटेनर लिया हमने इस तरह से, और यहाँ पे मैंने उसको जज करने के लिए कि कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, तो प्रेशर को सबसे बढ़िया देखा जाता है पिस्टन सिस्टम से। इसका एरिया ए ले लिया मैंने, और ये फ्लूइड भरा हुआ है इसमें, मैंने इसको होल्ड किया हुआ है।
जैसे ही मैं इसको रिलीज करता हूँ, थोड़ा सा छोड़ता हूँ मैं, तो ये पिस्टन किधर जाएगा, इस तरफ ना, कहीं भी पिस्टन मान सकते हो इस वॉल पे, साइड वाली वॉल पे। तो ये पिस्टन यहाँ से मान लो इधर चला कितना x, तो लिक्विड यूं आया, फोर्स लगा होगा, कुछ फोर्स लगा होगा इस तरफ, F फोर्स लगा, तो वर्क डन कितना हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मैं एरिया से डिवाइड कर दूं और एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, एरिया ऑफ द पिस्टन, तो फोर्स पर यूनिट एरिया कितना हो गया, प्रेशर, इस पॉइंट पे प्रेशर, और A इंटू एक्स ये वाला वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है ये, तो P इंटू वी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम, तो कितना होगा, प्रेशर एनर्जी क्या होगी, यही होगी, जितना वर्क डन हुआ वही प्रेशर एनर्जी है। तो फ्लूइड की जो है 3 तरह की एनर्जी हो गई, एक प्रेशर एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी, ठीक है ना। अब इसी से रिलेटेड जो 2 चीजें हमने डिस्कस की हैं, कौन कौन सी, एक तो फ्लूइड आइडियल फ्लूइड की बात की हमने, दूसरा जो है एनर्जी ऑफ फ्लूइड। तो ये 2 चीजें डिस्कस इसलिए की गई हैं क्योंकि हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम, इसी को बर्नौलीज प्रिंसिपल भी कहते हैं। बर्नौलीज थ्योरम और बर्नौली प्रिंसिपल फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसका स्टेटमेंट देखो, दिखने में छोटा नज़र आता है लेकिन बहुत हैवी स्टेटमेंट है। क्या है, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम और बर्नौली प्रिंसिपल, फॉर एन आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड आपको पता ही है, वही 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस, होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक, इरोटेशनल। फॉर एन आइडियल फ्लूइड इन स्ट्रीमलाइन मोशन, आइडियल फ्लूइड इन स्ट्रीमलाइन मोशन, टोटल एनर्जी remain constant, टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। टोटल एनर्जी में ये भी हैवी वर्ड हो गया, यानी सम टोटल ऑफ काइनेटिक, पोटेंशियल एंड प्रेशर, इन तीनों का सम जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो आइडियल फ्लूइड के लिए ये बात आती है कि आइडियल फ्लूइड इन स्ट्रीमलाइन मोशन टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, मीन्स प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दिस रिमेन कांस्टेंट। ये बनता है इसका एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन की जगह जो है वो एक एक्सप्रेशन जो है, क्योंकि मास हम लोग इसको ब्लॉक की तरह तो लेते नहीं है, फ्लूइड तो चल ही रहे, तो फ्लूइड में मास की जगह वॉल्यूम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये जो टोटल एनर्जी है, इसकी जगह टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर लिखा जाए तो पर यूनिट वॉल्यूम भी कांस्टेंट ही रहेगा, कांस्टेंट अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, V से डिवाइड कर दिया तो P रह गया, यहाँ मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी बन गई, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी बन गई। तो ये भी बन सकता है इसका स्टेटमेंट, क्या कि फॉर एन आइडियल फ्लूइड इन स्ट्रीमलाइन मोशन टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स कोर्स ऑफ मोशन। कई बार जो है टोटल एनर्जी पर यूनिट डेंसिटी भी, डेंसिटी नहीं, या तो ये कह दें कि
हाँ डेंसिटी भी ले सकते हो, पर इसकी जगह अगर मैं ये ले लेता हूँ, वॉल्यूम ले लिया ना, तो वेट ले लें mg, टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट mg से डिवाइड कर दूँ, तो mg से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे ये mg की जगह ये तो आ गया h, यहाँ m से डिवाइड हो गया, ये आ गया v²/2g, और यहाँ mg से डिवाइड करोगे तो मास अपॉन वॉल्यूम यानी रो जी ये आएगा, ये कांस्टेंट हो गया। तो देखो p/ρg हाइट ही होती है ना, हाइट हाइट हाइट, ये देखो v = √2gh, p = h/ρg। तो इसको क्या कहते हैं, इस टर्म को कहते हैं प्रेशर हेड, प्रेशर हेड। इसको कहते हैं वेलोसिटी हेड, और इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल हेड। तो अब ये भी स्टेटमेंट बन जाता है कि for an ideal fluid in streamline motion the sum total of pressure head, velocity head and gravitational head remain constant. Sum total of pressure head, velocity head and gravitational head remain constant. ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट बर्नौलीज थ्योरम के हैं। अब बर्नौलीज थ्योरम का प्रूफ डिस्कस करेंगे, प्रूफ ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। तो उसमें हमने क्या किया कि ये जैसे ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर इस तरह से एक पाइप रखी हुई है। पाइप जो है वो यहाँ से फ्लूइड जो है मूव कर रहा है और इधर जा रहा है, इस तरफ यूं जा रहा है और इधर से आ रहा है। तो आइडियल फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड है। हाइट डिफरेंट इसलिए ली है ताकि पोटेंशियल एनर्जी को भी रियलाइज़ कर पाएँ। तो इसकी मीन हाइट जो है सेंटर से हाइट h1 है और इसकी मीन हाइट सेंटर ऑफ द ट्यूब से h2 है। तो फ्लूइड तो यूं जा रहा है, तो जब भी आप कोई डेरिवेशन लिखते हैं तो एक कंसीडरेशन लेते हैं। तो लेट कंसीडर ए ट्यूब ऑफ डिफरेंट हाइट, इट इज़ केप्ट एज शोन इन फिगर, एन आइडियल फ्लूइड इज मूविंग थ्रू दिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इसमें वी कंसीडर 2 पॉइंट्स, वन इज़ ए, इस पॉइंट को ए कह रहा हूँ, इस पॉइंट को बी कह रहा हूँ। हमने 2 पॉइंट लिए ए और बी। तो ए पे पॉइंट पे प्रेशर जो है वो P1 है और यहाँ पे प्रेशर P2 है। तो प्रेशर को रियलाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, ये इमेजिनेशन है हमारी, तो इससे प्रेशर को समझना बड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ एक पिस्टन ले लेते हैं और इसका एरिया A1 है, और तो ये भी लिख सकते हो, टू अंडरस्टैंड द प्रेशर वी कंसीडर, वी इमेजिन देयर आर 2 पिस्टन्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 एंड A2 रिस्पेक्टिवली। तो जैसे फ्लूइड यूं जा रहा है तो ये पिस्टन इसको धक्का दे रहा है और वो पिस्टन उस तरफ जा रहा है, उधर फ्लूइड धक्का दे रहा है। तो ये सिचुएशन है, ठीक है। अब जैसे फ्लूइड यूं गया तो हम लोग ये एज्यूम कर लें कि ये पिस्टन थोड़ा सा आगे चला, ये पिस्टन थोड़ा सा आगे चला, तो किसने वर्क किया? पिस्टन ने लिक्विड पे वर्क किया, ठीक है। और ये कितना आगे चला? ये x1 आगे चला। तो यहाँ पे वर्क डन ऑन द फ्लूइड एट पॉइंट A इज F1 x1। अगर F1 फोर्स लगा तो एरिया से अगर डिवाइड कर दें और एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो आ जाएगा प्रेशर यहाँ पे P1, और A1 इंटू ये x1, ये वाला वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, V इज द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। तो ये तो आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। वही चीज़ जो प्रेशर एनर्जी में डिस्कस की थी, फोर्स लगा ये यहाँ से, यानी प्रेशर एनर्जी कितनी हुई? ये वर्क डन हुआ ना, यही वर्क डन P1V प्रेशर एनर्जी की टर्म्स में। और यहाँ पे क्या हुआ? लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, तो ये यहाँ से पिस्टन आगे चला तो ये फ्लूइड आगे गया, कितना आगे गया? x2। सेम थोड़ी ना जाएगा, एरिया डिफरेंट है ना।
वॉल्यूम सेम होगा क्योंकि लिक्विड क्या है, क्यों वॉल्यूम सेम होगा, हाँ लिक्विड क्या है, इनकम्प्रेसिबल। तो वहां पे बी पॉइंट पे वर्क डन बाय द फ्लूइड एट पॉइंट बी इज इक्वल टू, सीधा ही लिख दो, F2x2 लिखना है तो करके P2V, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। तो फिजिक्स में आपको पता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, एक को प्लस लिखते हैं तो दूसरे को माइनस। तो ये वर्क डन ऑन द फ्लूइड है, ये वर्क डन बाय द फ्लूइड है। तो जब ये वर्क कर रहा है तो इसने ऊपर भी इसको उठा दिया, तो नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड कितना हो गया, दैट इज P1V। इसको पॉजिटिव लिया है तो ये क्या हो जाएगा, ये बाय द फ्लूइड है ना, तो नेगेटिव, तो P2V। इतना नेट वर्क डन होगा। तो इस तरह से ये फ्लूइड को पुश किया गया, ये यहाँ गया, तो अब जो ये वर्क डन हुआ, ये वर्क डन एक तो लिक्विड को यहाँ से यहाँ तक लेकर जा रहा है, और दूसरा पिस्टन तो हमने इमेजिन किया है ना, तो लिक्विड तो यूं फ्लो हो रहा है ना, तो यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी अगर v1 है और यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी v2 है, तो वेलोसिटी भी तो चेंज हुई ना, ठीक है ना। तो ये जो है, अब इसमें जो ये वर्क डन ऑन द फ्लूइड जो होगा दैट इज इक्वल टू, ये दो काम करेगा, वर्क डन ऑन द फ्लूइड इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कैसे लिख रहा हूं, ये वर्क एनर्जी थ्योरम से, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन ये आ गया P1V माइनस P2V इज इक्वल टू, इसको क्या लिखूं, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर, m जितना मास फ्लूइड का शिफ्ट हुआ, प्लस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज mgh2 माइनस mgh1। तो देखो नेगेटिव वाली टर्म्स को इधर ले आऊं तो क्या लिखा जाएगा, P1V प्लस हाफ m v1 स्क्वायर प्लस mgh1 इज इक्वल टू, इसको इधर ले गए P2V प्लस हाफ m v2 स्क्वायर प्लस mgh2 आ गया। ये क्या है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू, ये क्या है, टोटल एनर्जी एट बी, प्रूव्ड। तो बर्नौली थ्योरम को हमने प्रूव किससे किया है, वर्क एनर्जी थ्योरम से ना, और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आइडियल फ्लूइड है तो कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं। तो बेसिकली बर्नौलीज थ्योरम इज नथिंग, इट इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है फ्लूइड्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फिजिक्स का एक बेसिक प्रिंसिपल है जो रूप बदल बदल के आता है, अलग अलग जगह पे। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में ये बर्नौलीज थ्योरम के नाम से आया है, और जो आपके थर्मोडायनामिक्स में ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के नाम से आता है। 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये लेंज लॉ के नाम से आता है। तो अलग अलग नाम से आता है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी ये आइंस्टीन की इक्वेशन के नाम से आ जाता है। तो ये है कि हमने प्रूव कर दिया टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। और अगर ये हॉरिजेंटल फ्लो होता, पाइप ऐसे होती, यानी H1 और H2 इक्वल होता, तो ये वाला कट जाता। तो प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम वो क्या होता, कांस्टेंट होता। तो हॉरिजेंटल, ये स्पेशल केस बता रहा हूँ हॉरिजेंटल फ्लो के लिए। फॉर हॉरिजेंटल फ्लो प्रेशर एनर्जी PV यहाँ लिख रहा हूँ
PV प्लस हाफ mv² इज ए कांस्टेंट, या फिर अगर V से डिवाइड कर दूं तो P प्लस हाफ ρv² इज ए कांस्टेंट। तो हम लोग ज़्यादातर इसी चीज़ को यूज़ करेंगे। देखो एक फ्लूइड मूव करेगा जिसकी डेंसिटी रो है, तो प्रेशर और वेलोसिटी इन दोनों का मतलब इन दोनों टर्म का सम कांस्टेंट रहना चाहिए। तो दोनों का सम कांस्टेंट है, अगर ये बढ़ेगी टर्म तो ये कम होगी, ये कम होगी तो ये बढ़ेगी, यानी इसमें रो तो कांस्टेंट है, तो बढ़ेगी कैसे? वेलोसिटी बढ़ने से। तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा, और वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर बढ़ेगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिख लो, वो स्टेटमेंट ये है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल फ्लो के लिए बात कर रहा हूँ, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी विल हैव लीस्ट प्रेशर, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी विल हैव लीस्ट प्रेशर एंड वाइस वर्सा। हम लोग इसी पॉइंट से ही बर्नौलीज़ थ्योरम की बहुत सारी एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो बर्नौलीज़ थ्योरम की ज़्यादातर एप्लीकेशन इसी पॉइंट पे बेस्ड हैं कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी विल हैव लीस्ट प्रेशर एंड वाइस वर्सा। अब एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये भी बर्नौलीज़ थ्योरम से बहुत अटैच है। तो इसमें अगर एक फ्लूइड मूव कर रहा है, आइडियल फ्लूइड, और ये ट्यूब है जिसका यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1 और यहाँ पे है A2, और फ्लूइड की यहाँ पे वेलोसिटी है V1 और यहाँ पे है वेलोसिटी V2। फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है। तो जब फ्लूइड यहाँ से आगे जा रहा है, यहाँ से सपोज करो यहाँ पे आया, x1 आगे आया, और यहाँ पे उतने ही टाइम में ये x2 आगे चला गया, तो फ्लो तो चल रहा है ना, तो कंप्रेसिव तो हो नहीं सकता। तो जितना फ्लूइड यहाँ से t टाइम में आगे गया उतना टाइम t टाइम में इधर गया है। तो t टाइम में यहाँ से यहाँ x1 डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ वेलोसिटी क्या है? v1 इज x1/t, x1 डिस्टेंस t टाइम में कवर किया, और यहाँ वेलोसिटी v2 क्या होगी? x2/t। तो लिक्विड जितना यहाँ पे आगे गया, कितना? A1 इंटू x1, उतना ही आगे यहाँ पे गया A2 इंटू x2। ये तो वॉल्यूम है ना, तो ये तो वॉल्यूम हो गया जितना आगे गया, वॉल्यूम अपॉन टाइम अपॉन टाइम अपॉन टाइम। तो वॉल्यूम अपॉन टाइम क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो, जिस रेट से ये फ्लो हो रहा है। इसके लिए सिंबल Q ले लेते हैं, या फिर V के फुट में T लिखते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो ये यहाँ पे वॉल्यूम A1 x1 अपॉन T, और यहाँ पे भी उतना ही वॉल्यूम होगा। क्यों? सिंस लिक्विड इज और फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। तो ये देखो, ये रेट ऑफ फ्लो क्या बन गया? यहाँ A1 x1 अपॉन T V1, और ये x2 अपॉन T V2। और भी अगर आगे कोई अलग अलग पॉइंट है तो A3 V3 A4 V4 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ एरिया इंटू वेलोसिटी। रेट ऑफ फ्लो क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी, और एरिया इंटू वेलोसिटी हर जगह पे सेम होता है। एरिया इंटू वेलोसिटी दैट इज ए कांस्टेंट, A इंटू वी इज कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। स्मूथ फ्लो के लिए घर में ऐसे ही तो करते हो, जब किसी चीज़ को आपने अगर कार वॉशिंग में आप देखते हो कि वो उसके जो पाइप होती है उसके आगे फिंगर रख दें तो वो जेट दूर तक जाता है। आप एरिया कम कर देते हो, वेलोसिटी बढ़ जाती है। वो नोज़ल होती है उसको भी आप जो है उसको टाइट कर देते हो तो जेट दूर तक जाती है। यही होता है ना। तो पॉइंट जो है जहाँ पे एरिया कम करोगे तो वहाँ वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होगी। ये भी बर्नौलीज़ थ्योरम के साथ अटैच हो जाएगा ये टॉपिक, ठीक है ना। तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और बर्नौलीज़ थ्योरम दोनों ही इम्पोर्टेंट
टॉपिक्स हैं ये आपके, ठीक है।